मेरा पति मुझसे ज़्यादा मेरी पड़ोसन की बात मानता था। एक दिन पति मुझे घर से निकालने लगा तो मेरी पड़ोसन आ गई और पति को कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। तो मेरे पति ने मेरा हाथ उसी वक्त छोड़ दिया और मेरा हाथ चूमने लगा और मुझे मना कर घर के अंदर ले आए। असल में मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ था और यही वजह थी कि पति मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। फिर एक दिन पड़ोसन ने अपना बच्चा मेरी झोली में डाल दिया और बोली उसे अपना बच्चा समझना। मैं पड़ोसन की बात मान गई और मेरा पति भी खुश हो गया। उसी रात पड़ोसन घर छोड़कर भाग गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जा रहा था मेरा डर से बुरा हाल था, क्योंकि यह बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि वह बच्चा तो सरिता, मुझे लगता है अब मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। तुम तो जानती हो ना कि पिछले 9 साल से मैं तुम्हारे लिए अपनी मम्मी के सामने नहीं जाता हूँ। मम्मी मुझसे बहुत नाराज़ हैं, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी है। मैं मम्मी से ज़्यादा सामना नहीं कर सकता, जबकि सच तो यह है कि मैं भी औलाद चाहता हूँ। मुझे अपना सोना आंगन काटने को दौड़ता है। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि दूसरी शादी के बाद भी मैं तुम्हें पहले के जैसा ही रखा करूँगा। तुम इस घर की मालकिन ही रहोगी। मेरा पति मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे दूसरी शादी के लिए भीख मांग रहा था। मैं तो यह सब सुनकर ही हिम्मत हार गई थी। मैंने बड़ी हिम्मत की और कह दिया कि सीधी तरह क्यों नहीं कह देते कि मुझे दिल भर गया है आपका। अब आप दूसरी औरत चाहती हैं जो आपकी ज़िंदगी को रंगीन बना दे, क्योंकि साथ निभाने वाले तो साथ निभाते ही हैं, चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो। विनोद की बात सुनकर मैं सदमे से निडाल हो गई थी। मैं बहुत मायूस हो गई थी। मुझसे वहाँ बैठा नहीं गया। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने आंगन में बैठी अपने नसीब पर रो रही थी। जब पड़ोसन ने मुझे छत से रोते हुए देखा तो मेरे पास आ गई और बोली, क्या बात है सरिता, ऐसी क्यों रो रही हो? मैं बोली, मेरा पति ने दूसरी शादी की धमकी दी है। वह कहता है तुम बांझ हो, माँ नहीं बन सकती, अब मैं दूसरी शादी कर लूँगा। मेरी पड़ोसन नेहा बोली, मेरी बहन तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा बहुत देर तक मुझे समझती रही, लेकिन मेरे दिल की बेचैनी कम नहीं हुई। उदास मन से आकर अपने बिस्तर पर पड़ी रही। एक रोज़ मेरी सास ने मेरे पति को दूसरी शादी के लिए इतना तंग किया कि मेरा पति मुझे उस दिन घर से निकालकर मुझे डाइवोर्स की धमकी देने लगा। यह तो दिल भला हो नेहा का, जिसने वक्त पर आकर मेरे पति से कहा कि उसे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। अगर जब भी उसने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई तो आप घर से निकाल देना। मेरी पति पड़ोसन की बात मानकर मुझे घर के अंदर ले आया। मैं बहुत हैरान हुई थी कि विनोद नेहा की बात कैसे इतनी जल्दी मान गया था। खैर मैं चुप कर गई। अभी उस बात को 2 दिन ही बीते थे कि नेहा मेरे पास आई। बोली, सरिता किसी दाई को बुला दो, मुझे डिलीवरी दर्द उठ रहा है। मैं तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैं बोली, नेहा यह सब कैसे हुआ? दरअसल नेहा हमारे पड़ोस में 5 महीने पहले ही साथ वाले घर में किराएदार के तौर पर रहने आई थी। वह बहुत ही अच्छे और दयालु औरत थी। उससे मेरी खूब दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वह शादीशुदा है और उसका पति बाहर विदेश में रहता है। उसने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही उसके शरीर से कुछ पता चलता था वह प्रेग्नेंट है। अब नेहा के अचानक से दाई को बुलाने के लिए कह दिया तो मैं सोच में पड़ गई थी। मैं उसकी बात सुनकर बौखला गई थी कि मैं दाई को कहाँ से इंतज़ाम करूं। जल्दी जल्दी भागकर बाहर निकली और अपनी एक और पड़ोसन के घर चली गई। मेरे लिए अच्छा हुआ कि उसके पास दाई का नंबर था। उसने कॉल करके दाई को बुलवा लिया और दाई नेहा के कमरे में चली गई, जबकि मैं बाहर बैठी उसके लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। करीब करीब 2 घंटे बाद दाई कमरे से बाहर आई। वह बहुत खुश थी। बोली, नेहा ने एक बेटी को जन्म दिया है। मैं खुशी खुशी उस बच्ची को देखने गई। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। तभी नेहा ने अपनी बच्ची मेरी गोद में डाल दी और बोली, बहन इस बच्ची को आज से अपनी बच्ची समझना। उसको अपने पति की गोद में डाल दो और बता दो कि तुमने उसे गोद लिया है। फिर वह दूसरी शादी करने का सोचेगा भी नहीं। फिर मेरी बात भी पूरी हो जाएगी। मैंने पूछा, नेहा कौन सी बात? तब वह बोली कि देखो तुम औलाद पैदा नहीं कर सकती। मेरे कहने पर ही तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत दी है। अगर मेरी बात पूरी ना हुई तो विनोद तुम्हें डाइवोर्स दे देगा और मैं यूँ तुम्हारा घर
उजड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं नेहा की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, मगर मैं बोली, नेहा ऐसे कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे पति ने इस बच्ची को देने से नहीं रोका? नेहा बोली, सरिता तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं अपने पति से कह दूंगी कि बच्ची पैदा होते ही मर गई थी। मैं बोली, नेहा तुम मेरे खातिर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? नेहा ने मेरे हाथ पर हाथ रख दिया और बोली, तुम क्यों इतनी फिक्र कर रही हो? दरअसल बात यह है कि मैं अभी बच्चे की जिम्मेदार उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। खुद तो मेरा पति विदेश चला गया, मैं क्यों इसके लिए खुद को इतनी परेशानी में डालूंगी? मैं चुप कर गई थी, लेकिन मुझे लगता था कि जिसे नेहा मुझसे झूठ बोल रही है वह जानबूझकर इस बच्ची को जान छुड़ाना चाहती थी। खैर, मैंने भी खुशी खुशी उस बच्ची को ले लिया। अगर उसको कदर नहीं थी तो क्या हुआ, मेरी ममता तो प्यासी थी और बस उस बच्ची को देखकर मेरी ममता झलक पड़ी। मैं उस बच्ची को गोद में भरकर घर ले आई और बोली, ये देखो विनोद, हमारी बेटी। मेरी बात सुनकर वह बहुत हैरान हुआ था। वह बोला, हमारी बेटी कैसे? मैंने विनोद को नेहा की सारी बात बता दी और वह बहुत खुश हो गया और बोला, बहुत बहुत मुबारक हो सरिता, तुम माँ बन गई हो और मैं बाप बन गया हूँ। भगवान की कृपा है जो उसने मुझे बच्चा दे दिया। अब मुझे दूसरी शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। विनोद के मुंह से यह सब सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा घर उजड़ने से बच गया, मेरा प्यार मुझसे जुदा होते होते बच गया। मैं उस बच्ची का माथा चूमने लगी। उसकी वजह से मैं अपने पति के साथ रह सकती थी। नेहा ने मुझसे कहा था कि मैं उस बच्ची को दूध भी नहीं पिलाऊंगी, तुम उसके लिए दूध के डिब्बे का इंतज़ार कर लेना। मैंने जल्दी जल्दी विनोद को बाहर भेजकर दूध का डिब्बा मंगवा लिया था। विनोद भी मेरा हर काम भाग भाग कर रहा था। शाम तक तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, मगर जैसे ही रात हुई बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। मैं कभी उसको दूध देती तो कभी उसको कंधे पर लेकर घूमती रही। विनोद भी मेरे साथ साथ ही था। वह भी कोशिश कर रहा था कि बच्ची किसी तरह से चुप हो जाए। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। अब विनोद बोला, मेरी मानो तो इस बच्ची को उसकी माँ के पास ले चलो, वह अपनी माँ की खुशबू सूंघ लेगी तो उसको चैन आ जाएगा। उसी वक्त मैंने गुस्से से विनोद की तरफ देखा और बोली, क्यों एक ही रात में आप उस बच्ची से तंग आ गए हो जो मुझे कह रहे हैं कि उसकी माँ के पास ले जाओ? विनोद बोला, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तुम 2 घड़ी लेकर तो जाओ उसकी माँ के पास, जब वह सो जाए तो वापस ले आना। मैं भी बच्ची की रोने की वजह से बड़ी घबरा गई थी, इसलिए बच्ची को लेकर पड़ोसन के घर चली गई। उसके घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे पता नहीं था कि बेचारी जल्दी सो गई है, इसलिए धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोला तो यह देखकर हैरान रह गई कि वह तो खाली था। मैंने जल्दी से बच्ची को बेड पर लेटाया और बाथरूम को चेक किया और वह भी खाली था। मैं बहुत हैरान थी कि रात के इस समय आखिर नेहा कहाँ जा सकती है। मैं यही सोचकर बहुत परेशान हो रही थी, तब मेरी नज़र साइड टेबल पर रखे कागज़ पर पड़ी। मैंने जल्दी से वह कागज़ खोल कर देखा तो उस पर लिखा था, प्यारी सरिता, मैं आज तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज बताने जा रही हूँ। दरअसल मेरी बच्ची नाजायज़ है। उसके बाप को तो पता ही नहीं है कि मेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा था। अगर उसे पता हो जाता तो वह मुझे फ़ौरन डाइवोर्स दे देता और यूँ मेरा घर उजड़ जाता। तुम बच्चे के लिए तरस रही थी, इसलिए ये मैं तुम्हें दे आई हूँ और ख़ुद बहुत दूर जा रही हूँ। मेरी बच्ची जब बड़ी होगी तब मुझे उसके बाद एक और राज भी मालूम हो जाएगा, तब मुझसे बहुत शिकायत होगी। मगर मैं अभी से तुम्हें माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं तो खत पढ़कर बिल्कुल दंग रह गई थी। नेहा शक्ल से इतनी शरीफ लगती थी, वह कैसे इतना गलत काम कर सकती थी? और फिर वह अपनी नाजायज़ औलाद मेरी गोद में डाल गई थी। यह बात सच है कि मुझे बच्ची की ज़रूरत थी, मगर नाजायज़ बच्चे की नहीं। मैं तो कब से विनोद को कह रही थी कि हम बच्चा गोद ले लेते हैं। तब विनोद ने मेरी इस बात का बहुत बुरा माना था और बोला, सरिता, आज तो तुमने यह बात कह दी है, मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से यह बात ना सुनूं। मुझे किसी ऐसे बच्चे को गोद नहीं लेना जिसके माँ बाप का कोई पता ना हो।
तब मैंने विनोद को समझाते हुए कहा था कि हम अपने जान पहचान वालों से बच्चा गोद लेंगे। तब विनोद इस बात के लिए राज़ी हो गया था, मगर आज जब नेहा ने अपनी बेटी मुझे दी तो विनोद ने मना नहीं किया था, क्योंकि नेहा उनकी देखी भाली औरत थी। उसके कैरेक्टर पर उन्हें किसी भी तरह का कोई शक नहीं था। बच्ची अब सो चुकी थी। मैं भारी दिल के साथ अपने घर आ गई। विनोद भी सो चुका था। बच्ची को लटाकर मैं भी लेट गई और सोचने लगी, मैं कैसे विनोद को यह सब बताऊंगी। मैंने रात आंखों आंखों में काट दी थी और फिर उस फैसले पर पहुंची कि मैं विनोद को नेहा की हकीकत के बारे में नहीं बताऊंगी। सुबह हुई तो बच्ची फिर से रो रही थी। विनोद बोला, उसकी माँ को बुला लाओ, बल्कि ऐसा करो उसे नाश्ता भी दे दो, कहीं नेहा की तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। मैंने बोला, ठीक है, मैं जाती हूँ, उसकी तबीयत भी पूछ कर आऊँगी। मैंने बच्ची विनोद को दे दी और खाने को ट्रे सजा कर नेहा के घर चली गई। उस बीच मैंने बहाना कर दिया था कि फिर मैं जल्दी से वापस आ गई और बोली, विनोद नेहा ने अपने घर में नहीं है, उसका घर खुला है और उसके घर में कोई सामान भी नहीं है। विनोद बहुत हैरान हुआ और बोला, क्यों, वह कहाँ जा सकती हैं? मैं बोली, वह रात जब मैं बच्ची को उसके पास लेकर गई तब भी वह कह रही थी कि अगर मैं यहाँ रही तो सारी ज़िंदगी तुम मेरी एहसानमंद रहोगी, इसलिए मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं समझी वह मजाक कर रही है, इसलिए कुछ भी कहे बिना वहाँ से वापस आई थी और जब जाकर देखा तो वह घर में नहीं थी। विनोद उसके लिए परेशान हो गया था। वह बोला, मैंने आज तक नेहा जैसी औरत नहीं देखी। मैंने दिल से भगवान को दुआ मांगी कि विनोद को इस बच्ची की असलियत नहीं पता चलनी चाहिए। दिन यूं ही गुजरने लगे। उसने उस बच्ची का नाम करिश्मा रखा था। मैंने उसके सारे काम के लिए नौकरानी रख ली थी। मैं बस उसके साथ खेलती थी या उसे सुला दिया करती थी। उन दिनों मेरी सास अपने दूसरे बेटे के पास गांव में रहने गई थी, इसलिए मेरे पति ने एक नौकरानी रखने पर ऐतराज़ नहीं किया था। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं भी पेट से हो गई हूँ। शादी के 9 साल बाद प्रेग्नेंट होना मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़ी खुशी बन गई थी। विनोद को जब ये खुशखबरी मिली तो उन्होंने मुझे अपने हाथ का छाला ही बना लिया था। मेरी पहली औलाद होने जा रही थी। मुझे परेशानियां भी बहुत हो रही थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट का बोल दिया था। अब मेरी करिश्मा बिल्कुल ही नौकरानी के रहमो करम पर थी। एक दिन नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई, बोली, दीदी आप अच्छे से दूसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हो गई हो, अपने ऊपर से बलाएं उतार दो ताकि आपका दूसरा बच्चा करिश्मा की तरह ना हो। मैं हैरान रह गई। वह क्या बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? क्या हुआ है करिश्मा को? भगवान की कृपा है, वह अच्छी भली तो है। अचानक नौकरानी कुछ बड़बड़ा गई और बोली, जी ऐसा ही ख्याल है मेरा। मैं करिश्मा से बहुत मोहब्बत करती थी। विनोद भी उस पर जान छिड़कता था, क्योंकि वह हमारी पहली औलाद थी। इस बार भगवान ने मुझ पर कृपा की थी, मुझे माँ बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन करिश्मा के लिए मेरी मोहब्बत कम नहीं हुई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। भगवान ने मुझे बेटा दिया था। मेरा परिवार पूरा हो गया था, एक बेटा और एक बेटी। मैं बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में मैंने घर की सारी जिम्मेदारियां खुद पर ले ली थी। मैंने विनोद से कह दिया था कि मुझे एक और नौकरानी की ज़रूरत है। खैर से 2 बच्चे हो गए हैं। अब काम नहीं किया जाता। करिश्मा को तो अब भी नौकरानी ही संभालती थी। अब करिश्मा 2 साल की होने वाली थी और इतनी शरारती की थी कि कोई हद नहीं। मजाल है वह अगर एक जगह टिक कर बैठी हो। असल परेशानी तो मुझे तब हुई थी जब नौकरानी का पति मर गया। उस पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था और वह काम छोड़कर चली गई। मुझ पर इतनी जिम्मेदारियां हो गईं, पर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। 2 बच्चे और घर के काम। अब तो मेरे विनोद से लड़ाई भी होने लगी थी, क्योंकि वह नौकरानी ढूंढने में बहुत सुस्ती कर रहा था। मेरी काम वाली को 2 दिन हो चुके थे और मेरे लिए 48 घंटे बहुत होते हैं कोई काम वाली ढूंढने के लिए। अब तो करिश्मा के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे थे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं उसको नहला रही थी, तभी मुझ पर एक बहुत बड़ा हकीकत खुलकर सामने आई। मुझे आज समझ आया कि नेहा अपनी बेटी को छोड़कर क्यों भागी थी। उसने क्यों कहा था कि वक्त के साथ साथ एक राज और भी खुलकर तुम्हारे सामने आएगा और उस दिन तुम मुझे माफ़ कर देना। और नौकरानी भी क्यों कह रही थी कि आप अपने दूसरे बच्चे की बला उतार देना, नहीं तो ये करिश्मा की तरह
हो जाएगा, क्योंकि करिश्मा एक किन्नर थी। मुझ पर जब यह हकीकत खुलकर सामने आई तो मैं फूट फूट कर रो रही थी। कितने दिन में मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं गया था। विनोद समझे कि मैं उनसे नाराज़ हूँ, इसलिए चुपचाप रहती हूँ। विनोद ने मेरे लिए नौकरानी की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन मैंने नौकरानी को मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरी करिश्मा की सच्चाई किसी को पता ना चले। मैं करिश्मा से बहुत प्यार करती थी। शायद अपने बेटे से ज़्यादा मुझे करिश्मा प्यारी थी, क्योंकि करिश्मा ने ही मेरे अंदर की ममता को शांत किया था। करिश्मा की वजह से ही मेरा घर टूटने से बच पाया था। करिश्मा ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आई थी। धीरे धीरे मैंने दुखों के आगे घुटने टेक दिए। मैं अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गई। बच्चे बड़े हो रहे थे। करिश्मा सुंदर तो पहले से ही थी, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती थी उसकी सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा बेटा निखिल अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। यह सब देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था। मैं निखिल को समझाती तो वो कहता कि अजीब है, अजीब है, अजीब हरकतें करती है। निखिल की यह बात सुनकर मैं बहुत रोई थी। मैंने निखिल को समझाया था कि निखिल ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी कुछ बीमार है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। लेकिन निखिल, तुम मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन को कभी तंग नहीं करोगे, उसका हमेशा ध्यान रखोगे। मुझे इस तरह रोता देखकर निखिल बहुत परेशान हो गया था। मुझे अपने चुप कराया और मुझसे वादा किया कि वो करिश्मा का ध्यान रखेगा, उसे हमेशा खुश रखेगा। निखिल की तरफ से मैं संतुष्ट थी, लेकिन करिश्मा को लेकर मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसके अंदर बगावत बढ़ने लगी थी। उसने अब 10वीं पास कर लिया। वह अपने बारे में सब कुछ जानने और समझने लगी थी। एक दिन वो रोते हुए मेरे पास आई थी और बोली, यह आपने अच्छा नहीं किया। मैं आपने क्यों मेरी पहचान छिपाई? मुझे किसी से भी छुपने की ज़रूरत नहीं है। मुझे भगवान ने जैसा बनाया मुझे उसी पहचान के साथ जीना होगा। करिश्मा को इस तरह रोता हुआ देखकर मैं भी तड़प उठी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। धीरे धीरे करिश्मा का व्यवहार रूटीन में आने लगा था। एक दिन विनोद बहुत ही गुस्से में आए और करिश्मा पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। मैंने जैसे तैसे करिश्मा को बचाया था। मैंने विनोद से करिश्मा को मारने की वजह पूछी तो विनोद ने गुस्से से अपना फ़ोन ही मेरी तरफ बढ़ा दिया। विनोद के व्हाट्सएप पर किसी ने एक वीडियो डाल दी थी जिसमें करिश्मा डांस कर रही थी। करिश्मा ने अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया हुआ था और उस पर यह भी लिख दिया था, मैं किन्नर हूँ। फ़ोन हाथ में पकड़े मैं दीवार के सहारे खड़ी हो गई थी। विनोद एक बार फिर करिश्मा की तरफ गुस्से से बढ़े और चीखते हुए कहा था, इस शब्द का तुम्हें मतलब भी पता है? इस शब्द का लिखना। विनोद करिश्मा का बचपना समझ रहे थे और तभी आगे बढ़कर मैंने विनोद से कहा, विनोद, ये सच है, हमारी करिश्मा सचमुच किन्नर है। यह बात सुनते ही विनोद के चेहरे पर मौत सा सन्नाटा फैल गया था। उन्हें शायद मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। बहुत देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाए। जब बोलने की हालत में हुए तो बस इतना मुंह से निकला, सरिता, ये तुम क्या कह रही हो? कह दो कि झूठ है। नहीं विनोद, ये सच है, जो भी मैं कह रही हूँ बिल्कुल सच है। तभी करिश्मा बोली, पापा, मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है तो मुझे इस बात पर कोई शर्म नहीं है। अगर आप लोगों को इस बात पर शर्म आती है तो मुझे मेरे जैसे लोगों के पास भेज दीजिए। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी, लेकिन जब मैं छुप छुप कर नहीं रहूंगी, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। इतना सुनते ही विनोद गुस्से से तमतमा गए और करिश्मा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। यह कहकर विनोद ने अंदर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, पर विनोद ने मेरी नहीं सुनी। मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने विनोद से कहा, मैं भी करिश्मा के साथ जाऊंगी। अभी मैंने पैर दरवाजे के बाहर ही निकाला था। विनोद ने कहा, अगर तुम करिश्मा के साथ गई तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। विनोद के मुंह से यह शब्द सुनते ही मैंने अपने पैर अंदर कर लिए और भागती हुई अपने कमरे में आई और बेड पर गिर कर रोने लगी। मेरे पीछे पीछे निखिल भी रोता हुआ आया। कहने लगा, मम्मी, करिश्मा मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन विनोद ने निखिल को भी नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैंने महसूस किया जैसे विनोद भी बेचैन
बेचैन थे। कुछ भी कहो, आखिर करिश्मा को उन्होंने अपनी बेटी की तरह पाला था। पहली औलाद थी करिश्मा उनकी। जैसे जैसे रात कटी सुबह हुई। बेमन से मैं घर के काम कर रही थी, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने करिश्मा खड़ी थी। मुझे सामने देखकर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोते हुए कहने लगी, मम्मी मुझे घर से दूर मत करें, इस घर से दूर होकर मैं मर जाऊंगी। मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकती। करिश्मा को इतनी खराब और बदहवास हालत में देखकर मेरा दिल धक से रह गया था। मैं करिश्मा को अंदर ले आई, उसे पानी पिलाया और उसे पूछा, क्या हुआ, तुम सब ठीक तो है ना? करिश्मा ने रोते हुए बताया, मम्मी मैं घर से गुस्से से बाहर निकल गई थी, ये सोचकर कि अपने जैसे लोगों के साथ रहूंगी, आप लोगों के साथ नहीं रहूंगी। अभी मैं कुछ ही दूर गई थी कि कुछ लड़कों ने मुझे पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल लिया और एक ढाबे पर ले गए। उन लड़कों के इरादे अच्छे नहीं थे। इससे पहले कि वह मेरे करीब आते, कुछ लोगों का एक समूह उस ढाबे पर आया था। उन लोगों ने जब मेरे साथ जबरदस्ती करते देखा तो उन्होंने मुझे बचा लिया। बाद में पता चला वह गिरोह किन्नर लोगों का था। फिर रात में उन लोगों ने मुझे अपने पास ही रखा। बोले, जब सुबह हो जाए तो अपने घर चली जाना। उस एक रात में मैंने उन लोगों के दर्द को समझा था कि वे जो कुछ भी करते हैं अपनी मर्जी से नहीं करते, क्योंकि मजबूरी होती है। फिर मैंने सोचा, हम लोग भी तो और लोगों की तरह ही हैं। हमारा दिमाग नॉर्मल लोगों से अलग थोड़ी है। हम भी कुछ देर कर सकते हैं। फिर मैंने अपने मन में इरादा किया, मैं पढ़ूंगी, लिखूंगी और अपना करियर बनाऊंगी, अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। बस मम्मी, आप और पापा मुझे माफ़ कर दो और अपने पास अपनी ममता की छाँव में रखो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। करिश्मा पीछे से विनोद की आवाज़ आई तो हम दोनों ही चौंक गए। पता नहीं विनोद कब से खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। करिश्मा विनोद से सीने से लगकर बिलक बिलक कर रोने लगे और चुप कराते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, रात में मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हें प्यार से समझाना चाहिए था। दोनों बाप बेटी के मिलन से मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर करिश्मा अपनी पढ़ाई में दिलो जान से जुट गई। करिश्मा ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया और अपने सपने को पूरा करने में लग गई। उसका सपना था डॉक्टर बनना। इस बीच हमें लोगों को कई बातें सुननी पड़ी। करिश्मा ने हिम्मत भी हारी, लेकिन विनोद और मेरे हौसला देने पर वह आगे बढ़ती गई। खैर, आज मेरी करिश्मा एक बहुत ही कामयाब डॉक्टर है। भगवान ने उसके हाथों में जादू दे रखा है। जिस भी मरीज पर हाथ रखती है, हंसता खेलता अपने घर वापस जाता है। दोनों भाई बहन मिलकर एक एनजीओ खोला, जिसमें उन्होंने किन्नर बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनके पालन पोषण का जिम्मा उठाया। जो लोग पहले करिश्मा को लेकर तरह तरह की बातें बनाते थे, अब सबके मुंह बंद हो चुके थे। दूर दूर तक मेरी करिश्मा का नाम था। जब से करिश्मा को देखती हूँ तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।